हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज मैं आपको क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, वो आपको चैप्टर को लेकर के आए हैं। काफ़ी बच्चे का कमेंट्स था कि 10th का क्लास दिया जाए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 10th। आप लोगों का सपोर्ट इसी प्रकार मिलता रहा तो मैं नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलूँगा, है ना। तो क्लास 10th का देखेंगे चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में आपको पढ़ने क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये मेरा लेक्चर 1 होगा और इसी से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर के दीर्घ उत्तरीय या जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उस पर भी जो है हम विचार करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 नंबर के होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो सभी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट। आइए लाइट के बारे में समझते हैं कि ये प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को क्या आपने देखा है? नहीं देखा है। प्रकाश को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है ना। हवा को पूछ दिया जाए कि हवा को देखा है तो क्या कहोगे? नहीं ना। वही चीज़ है, प्रकाश को हम लोगों ने देखा नहीं, इसको महसूस करते हैं, फीलिंग किया जाता है। और प्रकाश जो है खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम संसार की सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश अगर न रहे तो कोई भी वस्तु दिखाई न दे। और रात्रि के समय में आपके घरों का अगर बिजली कट जाए, लाइन कट जाए, तो सारी वस्तुएं काली नज़र आती है, अर्थात कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है। तो 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। प्रकाश है तो उसके साथ नेत्र का होना आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश रहेगा तभी तो आप नेत्र के माध्यम से देख पाएंगे। और नेत्र, मान के चलिए कि प्रकाश है नहीं और नेत्र है ना। एक कहावत है, आँख वाला अंधा। इसका अर्थ क्या हुआ? आँख तो है लेकिन अंधा है, इसका मतलब कि लाइट नहीं है। अगर लाइट ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा? नेत्र होते हुए भी मनुष्य अंधा हो जाएगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, नेत्र और आँख का कॉम्बिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नैन बिना चैन कहाँ, अगर नैन नहीं है तो चैन नहीं है। अब मान के चलिए कि कोई अद्भुत चीज़ों को हम देखना चाहते हैं, या आप वर्ग में क्लास कर रहे हैं, अब वहाँ का दृश्य देखना चाहते हैं या अगल बगल की वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रकाश का होना और आँख का होना आवश्यक है। अब अंधा आदमी तो कोई वस्तु को नहीं देख सकता है। अब अंधे को कहेंगे कि ये टीवी है, उसको क्या मालूम चलेगा कि टीवी है कि क्या है कि नहीं। तो इसके लिए नेत्र और प्रकाश दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों में अहम भूमिका होती है। अगर प्रकाश है, नेत्र है, तो हम वस्तु को देख पाएंगे। नेत्र है, प्रकाश नहीं है तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, है ना। अंधों के आगे रोए अपना दीदा खोए, कहावत है, मुहावरे है हिंदी में। अब मान के चलिए कि नेत्र है, नेत्र नहीं है, जो नेत्रहीन आदमी है, जो अंधा आदमी है, उसके सामने में जाकर के रोते हैं, वो पगला को थोड़े मालूम चलेगा कि रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? नहीं ना मालूम चलेगा। वही चीज़ है। तो देखिए लाइट होता क्या है? प्रकाश अदृश्य है, खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें संसार की सभी वस्तुएं दिखाई देता है ना। तो परिभाषा में आप क्या बोल सकते हैं? प्रकाश वह अदृश्य भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। ये हो गया आपका लाइट की परिभाषा। ठीक है, चलिए अब लाइट से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं। ये प्रकाश के परावर्तन में माध्यम एक होगा, मीडियम जिसको कहते हैं। एक माध्यम होगा जो हवा का माध्यम होगा। जब मैं आपका प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें माध्यम के बारे में और विस्तृत रूप से बताऊंगा। उसमें माध्यम चेंज हो जाते हैं, 2 या 2 से अधिक माध्यम हो जाएंगे। इसमें फिलहाल माध्यम कितने होंगे? एक माध्यम होंगे जो हवा का माध्यम होगा। इस प्रकाश में केवल हम एक माध्यम के बारे में पढ़ते हैं जो हवा का माध्यम होता है। और इस हवा के माध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप इसको किलोमीटर में तोड़ना चाहें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अगर इसी को अगर आप ऐसे शून्य अगर इस पर शून्य बैठा देते हैं तो 10⁵ अर्थात 3 पर 5 को शून्य दे दीजिए, किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
इससे आपने क्या सीखा? इसका ये अर्थ हुआ कि प्रकाश जो है वह 1 सेकेंड में, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, 1 सेकेंड में। और अगर हम ये साउंड की बात करें, आइए साउंड में भी इसमें हम कॉम्बिनेशन बताते हैं। साउंड, ध्वनि, साउंड में प्रकाश की चाल जो होता है, वायु में जो ध्वनि की चाल होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी बात कर लो तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसमें आ रहा है 332 मीटर पर सेकेंड। तो किसकी चाल ज़्यादा हुआ? चाल किसकी ज़्यादा हुआ? प्रकाश की चाल तो काफ़ी सर्वाधिक है, किससे? ध्वनि से। ध्वनि से प्रकाश की चाल काफ़ी अधिक होता है। यही कारण से आप लोग देखे होंगे कि बारिश यानी बरसात वाले मौसम में, जिस समय मौसम गड़बड़ है ना, अगर अचानक मौसम में परिवर्तन होता है और बिजली कड़कना स्टार्ट होती है तो उस स्थिति में आप देखे होंगे कि सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देता है और बाद में ध्वनि सुनाई पड़ता है। इसका कथन क्या हुआ कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो तो सबसे पहले आएगा ना। प्रकाश की चाल ज़्यादा है इसीलिए प्रकाश हमें सबसे पहले दिखाई देता है और ध्वनि की चाल कम होने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश से रिलेटेड आपको पढ़ने क्या है। तो प्रकाश में आपको पढ़ने हैं किरण के बारे में। इंग्लिश में इसको रे कहते हैं। रे, रे होता क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है ना उसी को हम किरण कहते हैं। हम आसान भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। नहीं तो आप एक कंडीशन यह भी बोल सकते हैं कि प्रकाश का एक छोटी इकाई होता है, एक लघुत्तम इकाई होता है, उस इकाई को हम कहते हैं फोटोन। या प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं, उस बंडलों को फोटोन कहते हैं। या प्रकाश गुच्छों के रूप में गमन करता है, पैकेटों के रूप में गमन करता है, उसी पैकेट को, गुच्छों को हम कहते हैं फोटोन। ये सबसे छोटी इकाई होता है, लघुत्तम इकाई होता है। और वही फोटोन जिस रास्ते से गमन करता है इसी रास्ता को हम कहते हैं किरण। ठीक है, लेकिन जब अनेक प्रकार के किरणों को अगर हम मिला देते हैं, जैसे में ये देख लीजिए ये किरण हो गया, और इस प्रकार जब हम पैरेलल अनेक किरणों को मिला दे तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीम। बीम को हिंदी में कहा जाता है किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज के बारे में आपने समझ गया, ये किरण पुंज हो गया। किरण पुंज की परिभाषा कैसे बोलेंगे? अनेक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद ये किरण की कैसे परिभाषा बोलेंगे कि प्रकाश की छोटी इकाई होता है फोटोन, और फोटोन जिस पथ पर गमन करता है उसको किरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? आगे देखेंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार? 3। इसके 3 प्रकार है। 1 नंबर में हम लिख देते हैं संश्रिप्त, इसी का एक और नाम है अभिसारी, कन्वर्जिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद होता है अपसरित, जिसको हम कहते हैं अपसारी। ये क्लास 10th के बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपसारी हो गया, डाइवर्जिंग कहा जाता है। और एक होता है समांतर किरण पुंज, जिसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज, जिसको हम कहते हैं पैरेलल बीम। पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। अब कंडीशन को देखेंगे। संश्रिप्त का अर्थ क्या है? ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको समझते कैसे। संश्रिप्त ये हो गया आपका अपसरित, ये हो गया समांतर। तो संश्रिप्त का अर्थ हुआ, मान के चलिए कि एक बिंदु है और इस बिंदु पर अनेक दिशाओं से प्रकाश की किरण आकर के जमा हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? संश्रिप्त होना कहते हैं। देखिए ये तीर का निशान क्या शो कर रहा है कि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आती है और आने के बाद यहाँ पे एक बिंदु पर जमा हो जाती है। तो जैसे ही जमा होगी तो इसको हम क्या कहेंगे? संश्रिप्त कहेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, तब आपको ये अच्छे से आएगा समझ में। लगातार वीडियो पर बने रहिए, आप ऑल टू ऑल बातों को फोकस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ संसार में, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, इसको बस तजुर्बा होता है अपने देखने का। आप इसको किस तजुर्बे के साथ देखते हैं, किस तजुर्बे के साथ पढ़ते हैं, है ना। एक कहावत है, मुश्किलें दिलों को इरादे आजमाती है, निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है, मत हार गिरकर वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। अगर मनुष्य अपनी ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खाया है तो उसको सच्चाई और जो बुराई है उसमें वह तुलना नहीं कर पाएगा कि कौन सच है कौन गलत है।
है ना। अगर आपको कभी ज़िंदगी में ठोकर नहीं लगा तो पैर उठा के थोड़े चलोगे, क्या है कि नहीं। ठोकर लगता है तो इंसान पैर उठा करके चलता है। तो देखेंगे यहाँ पे अनेक प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के क्या हो गया, जमा हो गया। अपसृत में क्या होता है कि एक बिंदु से निकल करके प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। इसके बारे में हम एक बार फिर से बता दें। मान के चले कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और सूर्य के प्रकाश के रास्ता में अगर हम एक लेंस को रख देते हैं तो लेंस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है ना, तो पड़ने के बाद इसका होता है अपवर्तन और एक बिंदु पर आकर के फोकस हो जाता है। तो देखिए प्रकाश की किरणें तो अनेक दिशाओं से आया, भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रहा है, और आने के बाद एक बिंदु पर क्या हो गया, जमा हो गया। इसी को हम कहते हैं संश्रिप्त होना। जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आएगा और एक बिंदु पर जमा हो जाएगा तो आप इसको क्या कहोगे, संश्रिप्त कहोगे। अपसृत में क्या होता है कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जैसे मान के चलिए कि आप अपने घरों में बल्ब जलाते हैं, है ना। अब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में क्या होता है कि बल्ब एक छोटा सा बल्ब होता है और उस बल्ब से प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में निकलती है। तो निकलने के बाद आप जिस कमरे में, जिस हॉल में लगाए हुए हैं, उस पूरे को वह क्या कर देता है, प्रकाशमय कर देता है, उसको उजाला ला देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह एक बिंदु से प्रकाश एक बिंदु से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में जाकर के फैलता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं अपसृत कहते हैं, ठीक है। और समांतर में क्या होता है, प्रकाश की किरण हमेशा जो है वह एक ही दिशा में गति करेगी, हमेशा पैरेलल होगी, समांतर होगी। जैसे में लेजर लाइट हो गया। अब लेजर लाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती है, या प्रकाश की किरणें क्या होगी, समांतर होती है, पैरेलल होती है। ये प्रकाश हमेशा एक ही दिशा में गति करती है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब इसमें मैं आपको बता दूं दीप्त अदीप्त के बारे में। छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसको देखते चले। दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है। अदीप्त, दीप्त की परिभाषा आप कैसे बोलेंगे। तो दीप्त क्या है, दीप्त वह पदार्थ होता है जो स्वयं जल करके प्रकाश उत्पन्न करे। अब जैसे में बल्ब है, सूर्य हो गया, तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, ये सभी दीप्त के उदाहरण हो गए। परिभाषा सुन लीजिए एक बार। परिभाषा में आप क्या कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं, दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। अ का मतलब होता है न, अर्थात जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न न करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब जैसे मिट्टी को जलाकर क्या प्रकाश उत्पन्न करा सकते हैं, नहीं। पत्थर को नहीं, है कि नहीं, हवा को नहीं। तो इस कंडीशन से ये हो गए अदीप्त, जो स्वयं न जले, जो स्वयं जलकर प्रकाश उत्पन्न न करे, उसी पदार्थ को आप क्या कहोगे, अदीप्त पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपने समझ गया। ये दोनों बात आपको दीप्त और अदीप्त के बारे में आ गया समझ में। अब मैं आपको बता दूं, आइए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में समझते हैं, ये होता क्या है। तो इधर देख लेंगे पारदर्शी, आप इसको समझ सकते हैं। ये छोटा छोटा टॉपिक है, स्टार्टिंग इसी सबसे किया जाता है। क्लास 10th के बच्चों के लिए जब इसको पढ़ाया जाता है तो इसका ये बेस होता है, यही चीज़। आप इसको एक बार देख लो, सारी समस्याएं क्लियर हो जाएगी। अब भी आप छोटी छोटी बातों को अगर कॉपरेट नहीं करते हैं तो यही बाद में जो है एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। तो छोटी छोटी बातों को देखिए ताकि आप भविष्य में अच्छे कर पाए, इसकी तैयारी भरपूर कर पाए। तो पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी, पारभासी। चलिए देखते हैं। पारदर्शी बोले तो पार प्लस दर्शी, पार का मतलब आर पार ना, और दर्शी मतलब देखना। तो अगर किसी वस्तु के आर पार अगर हम, या प्रकाश गमन करती है, या किसी वस्तु के आर पार हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं तो उसी को हम कहते हैं पारदर्शी। अब परिभाषा इसका कैसे बनाते हैं, परिभाषा में बोलेंगे पारदर्शी में कि यह वैसा पदार्थ होता है जो स्वयं जलकर, पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश गमन करे, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गमन करता है, उस पदार्थ को हम पारदर्शी कहते हैं। अब जैसे में हवा ले लीजिए, हवा पारदर्शी है कि नहीं, हवा पारदर्शी है। अगर पारदर्शी ना होता हवा तो कंडीशन क्या होता, अब पास में कोई आदमी खड़ा रहता, आप उसको देख ही नहीं पाते। अब ठंड के मौसम में मान के चलिए कि जब काफ़ी
कुहासा लगा हुआ रहता है, कूड़ा छाया हुआ रहता है, तो मुझे कुछ दूर की वस्तु, कुछ दूरी पर अगर वस्तु हो तो वो दिखाई नहीं देता है। हवा तो वहाँ भी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो वो कंडीशन अलग हो गया। जहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है वहाँ पे अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो वस्तु को आप आसानी से देख पाते हैं ना, है ना। अब क्लास में बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं, है ना, तो आप इसको आसानी से देख पाते हैं। पीछे बैठ करके लड़का हमको देख रहा है, ये आप इसको देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश पारदर्शी है, हवा पारदर्शी है। हवा पारदर्शी है तो हवा हो गया आपका। अब पानी ले लेते हैं, जल। अब जल में शुद्ध जल हो, जो पीने योग्य पानी है, जो आप मोटर से निकालते हैं पानी, एक गिलास ले लीजिए, शीशा का गिलास, उसमें एक सिक्का को डाल दीजिए, तो क्या वो सिक्का उसी में घुल जाएगा? नहीं ना घुलेगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा? सिक्का दिखाई देगा। इसका मतलब पानी क्या हुआ? पारदर्शी हुआ, है ना। अगर कांच ले लेते हैं, शीशा, ये शीशा भी पारदर्शी है। शीशा पारदर्शी कैसे हो गया? अब नेत्र पर चश्मा लगाओगे तो आर पार दिखाई देगा कि नहीं देगा? थोड़े है कि चश्मा लगा लिया दिखाई नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो चश्मा लगाते हैं, इसका मतलब वस्तु आर पार दिखाई दे रहा है, तो ये कांच आपका क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं अपारदर्शी में। अपारदर्शी में क्या हुआ? अ का मतलब न, पार का मतलब आर पार, दर्शी के मतलब देखना। अब इसके आर पार दिखाई नहीं देगा। जब वस्तु आर पार दिखाई न दे तो उसको क्या कहोगे? अपारदर्शी कहेंगे। अब ऐसे ब्लैक बोर्ड है, करा पीछे क्या है आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब बेंच है, अब लकड़ी है, या आपका घर का दरवाजा है, तो घर के दरवाजे के पीछे क्या है या अंदर क्या है आप उसको तो नहीं देख पा रहे हो, तो दरवाजा क्या हुआ? अपारदर्शी हुआ। अगर वह पारदर्शी रहता तो शक्तिमान की तरह तुरंत देख लेते भीतर में क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ बन रहा है खाने में, है कि नहीं। तो ये कंडीशन हो गया, तो हम तो देख नहीं पाते हैं, ये अपारदर्शी हो गया। जिससे होकर के प्रकाश गमन नहीं करेगा उसको क्या कहोगे? अपारदर्शी। अब जैसे में बेंच हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, दीवार हो गया, छत हो गया, ये सभी अपारदर्शी है जिससे प्रकाश गमन नहीं करता है। ठीक है, आगे देखेंगे पारभासी। पारभासी का अर्थ ये होता है कि इससे तो प्रकाश गमन करता है लेकिन कम मात्रा में गमन करेगा, थोड़ी मात्रा में प्रकाश गमन करता है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। परिभाषा में आप बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का थोड़ा भाग गमन करता है, थोड़ा अंश गमन करता है, उसी भाग को हम कहते हैं पारभासी। जैसे में घिसा हुआ कांच, अगर कांच को मान के चलिए ये कांच है, इसको घिस दिए यहाँ पे तो प्रकाश तो गमन करेगा लेकिन वस्तु हमें धुंधला टाइप का दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो ये क्या हो गया? पारदर्शी हो गया। अब तेल लगा हुआ कागज, अब कागज में मान के चलिए कि हम तेल लगा देते हैं और उसको इस कंडीशन से देखते हैं तो प्रकाश तो गमन करेगा, दिखाई देगा वस्तु, लेकिन धुंधला टाइप का दिखाई देगा। अब कूड़ा हो गया, कुहासा। कूड़ा में क्या होता है कि कुछ दूरी पर कौन आदमी जा रहा है ना, या उसको हम क्या करते हैं? आवाज़ से पहचानते हैं, तारकत्व से पहचानते हैं, लेकिन चेहरा नहीं देखे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो एक बार आवाज़ सुने हुए हैं, उसका आवाज़ अगर सुनते हैं तो उसको हम तारकत्व कहते हैं, उस तारकत्व से उस आदमी को हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस कंडीशन से वो कूड़ा क्या होता है? पारभासी होता है, जिससे होकर के प्रकाश की थोड़ी मात्रा गमन करता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने समझा। चलिए अब मैं आपको शैडो के बारे में बताता हूँ। छाया होता क्या है? छाया क्या होता है जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं? ठीक है, हम बताते हैं। छाया देख लीजिए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसीरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। मेहनत कीजिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। छाया, शैडो। शैडो होता क्या है? छाया क्या है? मान के चलते हैं कि कोई अपारदर्शी पदार्थ है, जैसे में ये देखिए, ये किताब हो गया, ये किताब हो गया, ये अपारदर्शी है। अब टॉर्च इधर से दिखाओगे तो प्रकाश इधर नहीं ना निकलेगा, तो ये अपारदर्शी हुआ। अब इस पर प्रकाश दिखाते हैं, तो प्रकाश दिखाते हैं और प्रकाश इधर गमन नहीं करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके पीछे जो यह भाग जो है, यह भाग अब ऐसे है, आपको तो ये चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस पर हमने लाइट जलाया, तो लाइट जलाया था, पीछे का भाग क्या है? अंधेरा है, ये अंधेरा भाग हो गया।
और इसी अंधेरे भाग को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अब जैसे कहते हैं ना कि वृक्ष का छाव है, इसका अर्थ क्या हुआ? वृक्ष के छाव है। अब सूर्य का प्रकाश ऊपर से आया और नीचे तो पेड़ पौधा है, तो पत्तियों के माध्यम से प्रकाश ऊपर रुक जाता है, तो नीचे देखते क्या है कि जमीन पर जो है उसका पत्तियों का प्रतिबिंब बनता है, उसका छाया बनता है। इसी को जो नीचे प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसी प्रतिबिंब को, फोटो को छाया कहते हैं, शैडो कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा में आप क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को लाया जाए, अपारदर्शी वस्तु को लाया जाए तो प्रकाश इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसके पीछे का भाग अंधेरा हो जाता है और इसी अंधेरे भाग को छाया कहते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में? चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ाते हैं, काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लाजवाब का टॉपिक होगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा। ये टॉपिक अगर आप मिस करते हैं तो न तो परावर्तन लाइफ में बुझने आएगा, न बर्तन बुझने आएगा, ये पूरे गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम जानते हैं क्या होगा? इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज होता क्या है। चैप्टर पर कंट्रोल करने के लिए, चाहे वह परावर्तन हो या बर्तन हो या पूरे ऑप्टिक्स हो, 12th में ऑप्टिक्स है, उसमें आपको प्रतिबिंब अहम भूमिका निभाती है। ये बैकबोन है ऑप्टिक्स के लिए, प्रतिबिंब। अगर ये बुझने नहीं है, प्रतिबिंब समझ में नहीं है, तो लाइफ में ऑप्टिक्स बुझने नहीं आएगा, इतना बात है। तो ध्यान से देखेंगे, इमेज होता क्या, प्रतिबिंब होता क्या है ना। यहाँ पे इसको कहते हैं प्रतिबिंब। और देहाती परिवेश में लोगों के मुख से सुनते हैं, कहता है कि उसका इमेज खराब हो गया। इमेज को कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कहता है इमेज खराब है, और मानो को प्रतिबिंब खराब है। वो प्रतिबिंब नहीं है, वो दूसरा इमेज होता है। तो देख लो, ये इमेज, प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब की मैं परिभाषा लिख देता हूँ, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की बात है, मैंने दोनों का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि प्रतिबिंब आपको दर्पण में भी पढ़ने हैं और लेंस में भी पढ़ने हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा मैं अलग अलग फिर आपको छांट करके बताऊंगा कि दर्पण में आप कौन से प्रतिबिंब लिखोगे, लेंस में क्या लिखोगे। तो दर्पण या लेंस से परावर्तन, दर्पण के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ड है परावर्तन। परावर्तन या लेंस के लिए महत्वपूर्ण वर्ड होता है अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, बिंदु का मतलब पॉइंट, जिस बिंदु पर संश्रिप्त या अपसृत होता है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला ये टॉपिक में, बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए इसको। प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक लिखने का मेरा कुछ उद्देश्य था कि ये टॉपिक अगर आप यहाँ से समझते हैं तो इससे रिलेटेड, प्रतिबिंब से रिलेटेड इसके प्रकार के बारे में, दोनों का डेफिनेशन और उसमें जो अंतर है ना, उस अंतर के बारे में आप समझ सकते हैं। डिफरेंस जो होता है दोनों का आप समझ सकते हैं। ये परिभाषा हो गया। अब क्या कहा, ध्यान से देखेंगे, कहा कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण। अब मान के चलिए यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। अब वस्तु से प्रकाश की किरण हो सकता है कि ये ऐसे निकल गया हो। ध्यान से देखेंगे, प्रकाश की किरण निकल गया, चलिए निकाल दिया इसको। निकलने के बाद या तो वह पड़ेगा दर्पण पर, दर्पण कुछ भी हो सकता है, समतल तल तल जो चाहो ले सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक दर्पण ले लिया, दर्पण पर पड़ेगा या पड़ेगा लेंस पर, ये लेंस हो गया। तो दर्पण या लेंस पर पड़ने के बाद, तो दर्पण पर पड़ेगा तब उसका होगा हुआ परावर्तन। दर्पण से होता है परावर्तन और लेंस से होता है अपवर्तन। लेंस से क्या हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है, इस कंडीशन से मैंने अपवर्तित करा दिया। तो अपवर्तन के बाद ये हो गया अपवर्तन, ये हो गया परावर्तन। जिस बिंदु पर, मान के चलिए कि यहाँ पे एक बिंदु है,
यहाँ पे एक बिंदु है, जिस बिंदु पर या तो संतृप्त होगा न तो अपसृत होगा। हालांकि यहाँ पर दोनों संतृप्त ही है। संतृप्त और अपसृत मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लिखे भी थे, थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था संतृप्त अपसृत के बारे में। संतृप्त का अर्थ होता है वास्तविक रूप से मिलना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये काफ़ी आपको कन्फ्यूज में डाल देगा। संतृप्त का मतलब होता है वास्तविक रूप से मिलना, वास्तविक रूप से मिलना, मिलना। और अपसृत का अर्थ होता है, अपसृत बोले तो मिलता हुआ प्रतीत होना, मिलता हुआ प्रतीत होना। अब चलिए ध्यान से देखते हैं, अगर लकीरें सीधा हो तो समझ आना संतृप्त है, और डॉट 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 दिले रहेगा तो समझ जाएंगे अपसृत है। ये पहचान करने का एक सिंपल तरीका है। संतृप्त का मतलब वास्तविक रूप से मिलना, तो ये लकीरें वास्तविक होगा, और अपसृत का मतलब मिलता हुआ प्रतीत होना, तो ये लकीरें जो होगी वो टूटा हुआ होगा, यानी पार्ट बाई पार्ट होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इस कंडीशन से क्या कहा कि वस्तु से जो प्रकाश की किरण निकलेगी या तो वह पड़ेगा दर्पण पर, नहीं तो पड़ेगा लेंस पर। ये दर्पण है, ये लेंस है। दर्पण से होता है परावर्तन, लेंस से होता है अपवर्तन। जिस बिंदु पर, ये बिंदु हो गया, और जिस बिंदु पर या तो संतृप्त हो और नहीं तो अपसृत हो, तो इसी बिंदु को, इस वस्तु का, इस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु को वस्तु का क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, दर्पण या प्रतिबिंब आपको दर्पण में भी पढ़ने हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों में पढ़ने हैं। लेकिन इसको अलग अलग कैसे तोड़ोगे? तो बोल सकते हैं कि किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण, दर्पण के लिए अगर बोलना चाहते हैं तो दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त या अपसृत होता है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बस इसमें हटाना क्या है? लेंस हटाना है और लेंस के साथ अपवर्तन हटाना है, बाद बाकी हो गया। दर्पण में प्रतिबिंब की परिभाषा आपने सीख लिया। अगर लेंस के लिए पढ़ना है तो चलिए इस दर्पण को हटा देंगे, है ना, लेंस को लिखेंगे और परावर्तन को हटा देंगे, अपवर्तन लिखा गया। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण, लेंस से, दर्पण को नहीं बोलना है, लेंस से परावर्तन, लेंस से अपवर्तन को नहीं बोलना है, परावर्तन को नहीं बोलना है, अपवर्तन बोलना है। फिर से हम एक बार बता दें, देखिए, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त या अपसृत होता है उस वस्तु को, हम बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका लेंस के लिए। जब दोनों के लिए सामूहिक रूप से बोलेंगे तो दर्पण या लेंस लगाइए, परावर्तन या अपवर्तन लगाइए। दर्पण में परावर्तन, लेंस में अपवर्तन। ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब मैं इसके प्रकार के बारे में चलता हूँ। प्रतिबिंब होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, रियल का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक का एक और नाम है आभासी, आभास होना, महसूस होना। ठीक है। तो आभासी हो गया आपका। इस कंडीशन में क्या होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है, इसी में सारी बातें लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्या? तो वास्तविक प्रतिबिंब की आप परिभाषा ध्यान से देखेंगे। इसको देखिए, आपको लिखना कैसे है? किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक के लिए संतृप्त का प्रयोग, ठीक है, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संतृप्त का। तो संतृप्त होता है उसे उस वस्तु का क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से रिवीज कर दूं। किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ तक आप ध्यान से देखेंगे, अपवर्तन का यहाँ तक के सब में कॉमन रहेगा दोनों में, जिस बिंदु पर संतृप्त होता है उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये आपको काल्पनिक का बोलना होगा तो ध्यान से देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब की कैसी बात करेंगे। यहाँ तक के तो कॉमन है दोनों में, अपवर्तन के बाद यहाँ तक के, ठीक है। जिस बिंदु पर, अब अपसृत इसको बोलना है, इसको हटा देना है। जिस बिंदु पर अपसृत होता है उसे उस वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है।
तो इस प्रकार आपने सीखा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। अब आइए हम दोनों में अंतर इसको क्लियर कर ले कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो अंतर को ध्यान से देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर अगर आपसे पूछे तो आप इसको कैसे बोलेंगे। देखिए एक साइड लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरी साइड वास्तविक प्रतिबिंब। एग्जाम में अगर पूछ दिया तो इसका वैल्यू 2 नंबर में होगा, एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा में आप इसको कैसे बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह किरणों के संश्रिप्त होने से होता है। देखिए संश्रिप्त था तो संश्रिप्त हुआ तो वास्तविक हुआ, तो इसमें क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के संश्रिप्त होने से होता है। और इसमें क्या लिखेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के अपसृत होने से होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के संश्रिप्त होने से होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण किरणों के अपसृत होने से होता है। अपसृत हो गया अर्थात मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा होगा उस पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आपका अंतर नंबर 2 हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे 3 नंबर अंतर में देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजवाब की बात है, इसको ध्यान में रखेंगे हमेशा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा याद रखना है, हमेशा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, चाहे वह दर्पण में हो या लेंस में हो, मतलब नहीं है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक हुआ तो उल्टा हो जाएगा, अगर काल्पनिक हुआ तो सीधा होगा, ठीक है। अंतर नंबर आप 4 में एक और अंतर देख लीजिए। अंतर नंबर 4 में क्या होगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, तो मैं इसको अलग साफ करके क्लियर करके बताता हूँ, ध्यान से देखेंगे इधर। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वह दर्पण में अगर दर्पण में प्रतिबिंब आगे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जैसे पीछे कलाई के वो भाग है और ये हो गया आगे और ये हो गया पीछे, इसी से समझिए। एक मैं लेंस बना दिया, ये लेंस का फ्रंट भाग हो गया आगे और ये दूसरा भाग पार्ट हो गया, दूसरा वर्तक सतह हो गया पीछे, ठीक है। अब आप देखो, अगर प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और लेंस के पीछे बनता है, आगे पीछे, अगर ऐसा हुआ, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा और लेंस के पीछे बनेगा, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, रियल हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। समझे, नहीं समझ में? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वो दर्पण के आगे बनता है और लेंस के पीछे बनता है। पीछे बोले तो दूसरी तरफ, दूसरे पृष्ठ की तरफ प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अगर इसी में अगर आप काल्पनिक आते हैं तो चलिए अब इसको ले लीजिए। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा ये काल्पनिक हो गया या आभासी, इसी का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वो दर्पण के पीछे हो जाएगा, दर्पण के पीछे तो काल्पनिक, और दर्पण लेंस के आगे तो वास्तविक। तो इसको कैसे आप कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे और लेंस के आगे बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है वह दर्पण के आगे होता है और लेंस के पीछे होता है। इस कंडीशन से हमने 4 अंतर को डील किया, है ना। अब जो आपका टॉपिक होने वाला है वह जिस चैप्टर का नाम है, जो आप चैप्टर आपके किताब में लिखे हुए हैं, प्रकाश के परावर्तन, इस चैप्टर के बारे में हम विशेष रूप से डील करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है ना। तो आज का क्लास इतना ही, फिर मैं आपको अगले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड हर बिंदु पर विचार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को, जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज की सेवा यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद। क्लास डिसमिस्ड।